हेलो स्टूडेंट्स। मशहूर साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि इस पूरी दुनिया में आप भले से कुछ जाने या ना जाने, लेकिन एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है, और वो है लाइब्रेरी की लोकेशन। एक और बहुत मशहूर कहावत है कि गूगल के थ्रू आपको एक बात के लाखों जवाब जरूर मिल सकते हैं, लेकिन लाइब्रेरी आपको एक बात का सही आंसर देगी, भले से वो लाखों जवाब ना दे पाए। तो बेसिकली आज मैं जिन लोगों को एड्रेस कर रहा हूं, जिन स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, वो भी लाइब्रेरी के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि लाइब्रेरी साइंस के एस्पिरेंट है। यानी कि आज मैं एड्रेस कर रहा हूं बी लिप के स्टूडेंट्स को, और आज मैं यहां पर यह कोशिश करूंगा कि मैं उनके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जो है उनको सॉल्व करवाऊं, ताकि वो जो है अपना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को लेकर के क्लियर हो जाए, और उसके साथ ही उनको यह अंदाजा हो जाए कि बी लिप के एंट्रेंस में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं और एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस को प्रेफर करते हैं। ओके, किस एरिया को ज्यादा वेटेज देते हैं, किस एरिया को कम वेटेज देते हैं। वैसे जो लोग एस्पिरेंट हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनको पूरा पता होगा कि कहां से कम क्वेश्चन आते हैं, कहां से ज्यादा आते हैं, जीएस से कितने आते हैं, इंग्लिश से कितने आते हैं। लेकिन हम फिर भी यहां पर प्रीवियस ईयर्स को सॉल्व करवा रहे हैं ताकि आप लोगों को एक क्लैरिटी हो जाए, और हो सकता है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते करते आपकी नजर किसी एक ऐसे आंसर पे पड़ जाए जो फ्यूचर के एग्जाम में आप लोगों के सामने आ जाए। ओके, तो आज हम यहां पर हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे हम किसके, हिस्ट्री के। ओके, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाएंगे। हिस्ट्री एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है और इसकी बी लिप के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज है। हिस्ट्री को नेग्लेक्ट करके और इसको इग्नोर करके आप किसी भी तरीके से बी लिप के एग्जाम को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। इस बात को आप गांठ बांधकर रख लीजिए। ओके, तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ फहीम और आप देख रहे हैं अल्यूरिंग शिक्षा दौर। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहां पर हिस्ट्री से आता है और वो है अलाई दरवाजा वॉज बिल्ट बाय, यानी कि अलाई दरवाजा किसके जरिए बनाया गया था, किसने अलाई दरवाजा बनाया था। तो मैं यहां पर सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं, बाकी पॉलिटी वगैरह के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर के उनको भी देख सकते हैं। तो यहां पर सवाल हो रहा है अलाई दरवाजा वॉज बिल्ट बाय, यानी कि अलाई दरवाजा किसने बनाया था। पहले तो ये देखते हैं कि बेसिकली अलाई दरवाजा क्या है। तो अलाई दरवाजा एक जो आपका कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है, जहां पर एक बड़ा सा मीनार है जिसके बारे में आप जानते होंगे, इल्तुतमिश ने बनवाया था। वो जो मीनार है उसका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसमें कई चीजें हैं, कई हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम उसमें है, अलाई दरवाजा उसमें है, और इनकी बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ओके, तो यहां सवाल हो रहा है कि कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ये जो दरवाजा है जिसको अलाई दरवाजा कहा जाता है, ये किसने बनवाया, जो कुतुब मीनार के बिल्कुल बराबर में। अगर आप कभी कुतुब मीनार गए होंगे तो ये आपने देखा होगा। ऑप्शन यहां पर 4 है, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी और अकबर। ठीक है, अब यहां पर आप नाम से ही डिकोड कर सकते हैं कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया था। कौन सा चारों में ऐसा नाम है जो अलाई दरवाजा से मैच करता है। मुझे उम्मीद है आपको पता लग गया होगा कि हमारा ऑप्शन बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा से मैच करता है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, अलाई दरवाजा, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यह दरवाजा बनाया था अपने लिए, जब उसने दक्कन को यानी कि हैदराबाद के इलाके को फतह किया था, जीता था, वहां लड़ाई हुई थी, और जब अलाउद्दीन खिलजी वहां जंग में जीता था तो उसने अपनी जंग को यादगार बनाने के लिए, अपनी जंग की याद में यह दरवाजा कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में बनवाया था। और कब बनवाया था, सन 1311 में। कब बनवाया था, 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा अपने नाम से बनाया था। तो अगर एग्जाम में आपको नाम याद भी ना रहे तो ये देख लीजिएगा कि अलाई दरवाजा का अलाई और अलाउद्दीन का अला, ये दोनों मैच कर रहा है। तो यहां से आप जो है गेस कर सकते हैं कि दरवाजा किसने बनाया था। क्लियर है, चलते हैं आगे। दूसरा सवाल यहां पर हो रहा है, हु इज वाइडली नोन एज वाटरमैन ऑफ इंडिया। वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। वाटरमैन मतलब पानी वाला आदमी। पानी वाला आदमी, इससे क्या समझ आ रहा है, समझ में ये आ रहा है कोई ऐसा इंसान है जिसने जो था पानी को साफ सुथरा रखने के लिए, पानी की हिफाजत के लिए, जो था नदियों के लिए, तालाबों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की होगी, है ना, ताकि लोगों की खेती बाड़ी में आसानी हो, लोगों को खाने पीने में आसानी हो, उनको साफ पानी मिले। तो बेशक यहां पर एक ऐसे ही इंसान के बारे में बात हो रही है। 4 ऑप्शन यहां पर है आपके सामने।
यहां पर पूछा गया है वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ओके, तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी यानी कि राजेंद्र सिंह, ये आपका जो है सटीक आंसर है, करेक्ट आंसर है। राजेंद्र सिंह को वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब इनको वाटरमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है ये भी देख लेते हैं। तो राजेंद्र सिंह जो थे, इन्होंने राजस्थान में, ये आपका राजस्थान है, सबको पता है कि राजस्थान किस बात के लिए ज्यादा फेमस है। राजस्थान अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत फेमस है, राजपूताना किंगडम के लिए फेमस है, लेकिन उसके अलावा राजस्थान एक चीज के लिए और फेमस है, वो है बहुत बड़े बड़े रेगिस्तान और पानी की कमी की वजह से। समझ में आया? पानी की कमी की वजह से, ये बात सब जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से राजस्थान फेमस है। तो यहां पर जो आपके राजेंद्र सिंह है यानी कि वाटरमैन ऑफ इंडिया, इन्होंने असल में राजस्थान में कोशिश की कि यहां के जो तालाब है, यहां की जो नदियां हैं, उनको बचाया जा सके। ये बेसिकली कह सकते हैं हम इनको वाटर कंजर्वेशनिस्ट थे, ठीक है, यानी कि वाटर को कन्वर्जन करने का, उसको संभाल कर रखने का जो काम था वो इनका था, वो इनका प्रोफेशन था, इनका ऑक्यूपेशन था। तो इसकी वजह से, इनकी वजह से जो था, राजस्थान की लाखों लोगों को साफ सुथरा पानी पहुंच सका। लाखों किसान ऐसे थे जिनकी खेती जो थी वो पूरी हो सकी, लाखों लोगों को पीने का पानी पहुंच सका, खाने का पानी पहुंच सका। तो ये कारनामा करके दिखाया राजेंद्र सिंह ने, और इसकी वजह से इनको टाइटल मिला, खिताब मिला, किसका? वाटरमैन ऑफ इंडिया का। इसके अलावा इनको 2001 में रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला था। कौन सा अवार्ड मिला था? रोमन मैग्सेसे। ये बात भी आप याद रखिएगा, रोमन मैग्सेसे अवार्ड भी इनको दिया गया था, गजेंद्र सिंह को। कब दिया गया था? 2001 में। इसके अलावा एक और अवार्ड था जो इनको दिया गया था, वो था आपका स्टॉकहोम वाटर अवार्ड। कौन सा अवार्ड? देख लीजिएगा पूरा, स्टॉकहोम वाटर अवार्ड, ये भी इनको दिया गया था। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह जो थे, पानी को कन्वर्जन करने का, उसको क्या बोलते हैं, संभाल कर रखने का, प्रिजर्व करने का बेसिकली जो काम था वो इन्होंने किया था। ठीक है, समझ में आ रहा होगा? आगे चलते हैं। यहां सवाल पूछा जा रहा है, सिर्रे अकबर इज द वर्जन ऑफ उपनिषद ऑर्डर्ड बाय, यानी कि उपनिषद के कई वर्जन जो थे उनका ट्रांसलेशन था, जिसका नाम था सिर्रे अकबर। ये किसने किया था? यहां पर ये सवाल है। ऑर्डर्ड बाय का मतलब किसने लिखा था, ठीक है, ऑर्डर्ड बाय मतलब रिटन बाय, जो भी आप कहें, तो ये किसने लिखा था, यहां ये सवाल हो रहा है। तो यहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, मुमताज शिको, दारा शिको, शहरयार मिर्जा और मुराद बख्श। तो अगर किसी ने मुगल एम्पायर के बारे में थोड़ा भी पढ़ा होगा तो यहां पर उस इंसान को ये बात बहुत आसानी से समझ आ जाएगी कि इसका जवाब कौन है। हमारे पूरे मुगल एम्पायर में एक इंसान ऐसा है जो उपनिषद, सूफी, इस्लाम और हिंदुइज्म, इन चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा नॉलेजेबल था, इनके बारे में बहुत ज्यादा जानता था। उसने कई किताबें इस्लाम और हिंदुइज्म पे लिखी, कई किताबें हम कह सकते हैं वेदों पे लिखी, उपनिषद पर लिखी, और उसका नाम क्या है? सबको पता है, उसका नाम है दारा शिको। हमारा ऑप्शन बी, और हमारा ऑप्शन बी ही इसी आंसर, इसी क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक और सही जवाब है। क्या है? सिर्रे अकबर इज द वर्जन ऑफ उपनिषद ऑर्डर्ड बाय दारा शिको। ठीक है, सिर्रे अकबर, इसने ये जो उपनिषद का पर्शियन वर्जन था। बेसिकली सवाल ये भी बन सकता है कि ये जो कहना चाहिए जो ट्रांसलेशन था वो किस में किया गया था। देखिए, जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करते हैं तो आपके दिमाग में एक माइंडसेट आपको ये लेकर चलना होता है कि बेसिकली मैं सिर्फ पिछले साल आने वाले सवालों के जवाब नहीं जान रहा हूं, बल्कि मैं उन सवालों में जितने सवाल निकल सकते हैं उनका भी जवाब जानने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, अगर आप एक सवाल सॉल्व कर रहे हैं, उसमें एक और सवाल निकल रहा है, तो आप उसको छोड़कर नहीं गुजरिए, बल्कि उस सवाल की तह तक पहुंचिए। उससे यह होगा कि एक सवाल को सॉल्व करते करते आप 4, 5, 6 या 10 सवाल भी सॉल्व कर ले जाओगे, और हो सकता है कि जब आने वाले एग्जाम में एग्जैक्टली वैसे सवाल ना पूछे जाएं जैसे पिछली बार बने थे, बल्कि थोड़ा हट बच के पूछ लिए जाएं। और अगर आपने डेप्थ में जाकर के उनको पढ़ा होगा तो बेसिकली आप सीधे सीधे उनसे टकरा जाओगे, और चूंकि आपने पहले से उनको सॉल्व कर रखा है, इसकी वजह से आप जो है बिल्कुल भी परेशानी फेस नहीं करोगे। ओके, तो यहां पर हमारे इस सवाल में ही कई सवाल बन सकते हैं। हर सवाल को इस नजर से देखना कि इस सवाल में कितने सवाल बन सकते हैं, और उन सबको सॉल्व करने का है, ताकि आगे जो है उसमें से, उस सब्जेक्ट में से कितने भी सवाल बने, आपको फंसने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने डेप्थ में पढ़ा है, इसलिए आप कर ले जाओगे। सवाल की तरफ लौटते हैं। सिर्रे अकबर, सिर का मतलब होता है सिर,
मतलब होता है इसका सीक्रेट। अकबर का मतलब होता है, अकबर का मतलब होता है यहां पर बिगेस्ट। क्या होता है? बिगेस्ट। तो सिर मतलब सीक्रेट, अकबर मतलब बिगेस्ट, मतलब क्या हो गया इस कहना चाहिए किताब के टाइटल का, बिगेस्ट सीक्रेट। ओके, तो यहां पर इन्होंने जो था उपनिषद का एक पर्शियन वर्जन लॉन्च किया था, दारा शिकोह ने लिखा था, उसका इन्होंने नाम रखा था सिर्रे अकबर या कह दीजिए बिगेस्ट सीक्रेट। इसके साथ में इस बात को भी यहां पर याद करके आप लोगों को चलना है कि जो आपके ये दारा शिकोह है, इनका ये जो वर्जन था, ये जो पर्शियन में इन्होंने लिखा था, ये आगे जाकर के इतना फेमस हुआ था कि उपनिषद का एक और वर्जन फिर लैटिन में लिखा गया, लैटिन लैंग्वेज में उपनिषद का एक और वर्जन लिखा गया, और वो वर्जन जो था इनके दारा शिकोह के इसी वर्जन को देखकर लिखा गया था। समझ लीजिए अब इसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ये कि दारा शिकोह का जो ये पर्शियन वर्जन है उपनिषद का, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया। ओके, वेस्टर्न राइटर्स ने भी जब उपनिषद को लिखना चाहा, उसका लैटिन वर्जन लिखना चाहा, तो संस्कृत वाले उपनिषद की तरफ नहीं गए जो ओरिजिनल था, बल्कि यहां पर आए दारा शिकोह का जो पर्शियन वर्जन था, इसको देख करके उन्होंने लैटिन में उसको लिखा। तो इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सिर्रे अकबर जो उपनिषद का पर्शियन वर्जन है वो किसने लिखा था? जवाब हमारा सिंपल है, दारा शिकोह ने लिखा था। दारा शिकोह कौन थे? औरंगजेब के भाई, अकबर के बेटे, जहांगीर के औरंगजेब के भाई, शाहजहां के बेटे, जहांगीर के पोते और अकबर के परपोते। ये बात याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल हो रहा है, इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन द हेड ऑफ द मिलिट्री डिपार्टमेंट वाज कॉल्ड। यानी कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल प्रशासन में जो आर्मी का हेड था उसका नाम क्या था? कौन ऐसा बंदा था जो सारी आर्मी को लीड कर रहा था? उसको आप हिंदी में कहते हैं सेनापति। सही है, जैसे कि आज की आर्मीज में होते हैं हमारे अलग अलग लोग होते हैं, जनरल्स होते हैं, और कहना चाहिए कर्नल होते हैं, ब्रिगेडियर होते हैं, इस तरीके से अलग अलग रैंक होती हैं। ठीक है, ये लोग होते हैं जो आर्मी को लीड कर रहे होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुगल एम्पायर में जो बंदा पूरी आर्मी को लीड करता था उसको क्या कहा जाता था? आपका है वजीर, दीवान, मीर बख्शी और सदर। यहां पर ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो वजीर का बेसिकली मतलब बहुत लोगों को पता होगा, वजीर का मतलब होता है मिनिस्टर। क्या होता है? मिनिस्टर। अब आर्मी को जो है, आर्मी को लीड करने वाला मिनिस्टर तो नहीं होता है, तो इसका मतलब वजीर तो आंसर नहीं है। ठीक है, दूसरा आपका है दीवान, तीसरा आपका है मीर बख्शी और चौथा है सदर। यहां पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, यानी कि मीर बख्शी। मीर बख्शी उस इंसान को कहा जाता था जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में मुगलिया फौजों यानी कि मुगल आर्मी को लीड किया करता था। मीर बख्शी बहुत बड़ा ओहदा था। ठीक है, बहुत बड़ा होता था। जैसे आज के दौर में आर्मी के जनरल्स होते हैं, उतना बड़ा होता था। पहले के जमाने में तो और इनकी ताकत हुआ करती थी, आर्मी को जो संभालते थे, सारी आर्मी इनके साथ लॉयल हुआ करती थी। कई बार तो ये जो था तख्ता पलट दिया करते थे, बादशाह का ही खुद बादशाह बन जाया करते थे, ऐसा भी होता था। ठीक है, तो मीर बख्शी यहां पर करेक्ट आंसर है। मीर बख्शी वो इंसान था जो मुगलिया सल्तनत में उनकी आर्मी को लीड किया करता था। ठीक, तो मीर बख्शी जो था इसके पास कई पावर थी। कई पावर का मतलब यह था कि पहली बात तो यह कि ये सारी आर्मी को लीड करता था। ठीक है, वॉर्स कहां होनी है, वॉर्स कब होनी है, आर्मी का मतलब कि जो है उनको उनके पास हथियार है या नहीं है, हथियार उनको प्रोवाइड कराना है, सारे आर्मी पर्सनल जो फौजी हैं उनको तनख्वाह देनी है, पेमेंट्स उनकी करनी है, ये सारे के सारे काम जो थे वो मीर बख्शी के हाथ में हुआ करते थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखिए ये पेंटिंग जो है ये विजुलाइज कर रही है मुगल एम्पायर की जो आर्मी थी उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल हो रहा है, द सत्यशोधक समाज वाज फाउंडेड बाय। सत्यशोधक समाज जो था वो किसने बनाया था? यहां ये सवाल हो रहा है। तो पहले समझ लीजिए सत्यशोधक समाज क्या है, इसको समझ लीजिए। सत्यशोधक समाज क्या है? अब बेसिकली सत्यशोधक समाज जो था ये एक समाज था, एक तरीके का हम कह सकते हैं, एक तरीके की मूवमेंट था, एक तरीके का आंदोलन था। ये बनाया गया था जो पहले के जमाने में जो बेसिकली शूद्र हुआ करते थे, जो निचली जात के लोग हुआ करते थे, उनके लिए बनाया गया था। ठीक है,
तो जो वर्ण सिस्टम अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें जो नीची जात के जो शूद्र हुआ करते थे उनके लिए ये बनाया गया था, जो शोधक सत्याशोधक समाज था। तो मसला ये था कि सत्याशोधक समाज के बनाने वालों को ये बात लगी कि सोसाइटी में बहुत ज्यादा इनको वैल्यू नहीं दी जाती है, बहुत ऑप्रेस किया जाता है, बहुत जुल्म इनके ऊपर होता है, तो किसी तरीके से कुछ ऐसा मूवमेंट चलाया जाए कि इनको सोसाइटी में एक अच्छा मकाम मिल सके, सोसाइटी इनको इज्जत की निगाह से देखे। तो उसके लिए जो था एक मूवमेंट चलाया इनके फाउंडर्स ने और उसका नाम रखा सत्याशोधक। ठीक है, और इस सत्याशोधक समाज में हुआ क्या था, यहां पर यह डिमांड की गई थी, ये कोशिश की गई थी कि जो शूद्र लोग हैं, जो निचली जाति के लोग हैं, वो किसी तरीके से मंदिरों में और धार्मिक स्थल जो है उनमें पुजारी वगैरह की जो पोस्ट होती हैं उन पर आ सके, वो पुजारी वगैरह बन सके और सोसाइटी उनको एक पुजारी के हिसाब से स्वीकार करे, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे। क्योंकि जो शूद्र लोग थे वो मतलब ये था कि मंदिरों में नहीं जा सकते थे, जो कहना चाहिए एक्सरसाइज है उनको फॉलो नहीं कर सकते थे, ठीक है, जो रिचुअल्स है उनको पूरी तरीके से फॉलो नहीं कर सकते थे। इसके अलावा और भी उन पर कई सारी बंदिशें थी, सोसाइटी में उनको इस तरीके से वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। तो यहां पर यह मूवमेंट चलाया गया और इस मूवमेंट में कोशिश ये की गई कि शूद्र समाज के लोगों को भी मंदिरों में पुजारी वगैरह बनने का जो एक रास्ता है वो निकाला जा सके। अब आते हैं आंसर की तरफ। तो सवाल है सत्याशोधक समाज किसने बनाया था? जवाब है आपका आंसर ए, ऑप्शन ए, यानी कि ज्योतिबा फुले ने। ओके, ज्योतिबा फुले एक बहुत बड़े रिफॉर्मर थे और खासकर इंडिया में शूद्र समाज के लोगों के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनको एक तरीके से मतलब बहुत बड़े ओहदे पे रखा जाता है, मतलब कई लोग इनको भगवान भी कहते हैं इस तरीके से। तो ज्योतिबा फुले जो थे इनका ये काम था, इन्होंने सत्याशोधक समाज बनाया था, ये इनका कारनामा था। ओके, ऑप्शन बी अंबेडकर, बिरसा मुंडा और पेरियार से भी बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि इन लोगों का भी जो मतलब लोअर कास्ट है उनके लिए बहुत बड़ा काम है। बी आर अम्बेडकर का, बिरसा मुंडा वगैरह का बहुत बड़ा काम है, खासकर इनकी सोशल अपब्रिंगिंग में कहना चाहिए बहुत ज्यादा इनका योगदान है। लेकिन जो सत्याशोधक समाज था वो बनाया गया था ज्योतिबा फुले के जरिए। तो आपके जो बाकी के ऑप्शन है ये भी बेसिकली इनका भी मिलता जुलता काम है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ये जो है ज्योतिबा फुले का काम था। आगे चलते हैं। सवाल ये हो रहा है, व्हाट वर द खुदाई खिदमतगार पॉपुलरली नोन एज, यानी कि खुदाई खिदमतगारों को किस नाम से ज्यादा जाना जाता था, वो पॉपुलरली कैसे जाने जाते थे। अब समझिए खुदाई खिदमतगार ये कौन है? सवाल है खुदाई खिदमतगार, ठीक है। खुदाई खिदमतगार से आप क्या समझे? खुदा मतलब गॉड, ठीक है, खुदा मतलब गॉड, और खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट। खिदमत यानी कि सर्विस, तो खिदमतगार का मतलब होता है सर्वेंट। तो खुदाई खिदमतगार का मतलब हुआ द सर्वेंट ऑफ गॉड, वो लोग जो गॉड की सर्विस करते हैं, गॉड के बारे में लोगों को बताते हैं, गॉड से लोगों को करीब करते हैं और खुदा के लोगों पर कहना चाहिए उन पर रहम करते हैं या उनके लिए सर्विस करते हैं। ये सारी चीजें ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस करते हैं। तो खुदाई खिदमतगार का ये तो हो गया वर्बल मीनिंग, ठीक है। अब खुदाई खिदमतगार बेसिकली कौन लोग थे ये भी देखते हैं। तो खुदाई खिदमतगार ये एक तरीके से एक मूवमेंट था, ये देखना है, ये एक मूवमेंट था जो चला था आजादी से पहले एक मूवमेंट चला था ये, जिसको खुदाई खिदमतगार कहते हैं, और इसको फाउंड किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। किसने फाउंड किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। तो इनका काम यह था कि जिस तरीके से गांधी जी की एक आइडियोलॉजी थी, गांधी जी का एक नजरिया था कि हमें अंग्रेजों से जो है हथियारों से नहीं लड़ना है, हमें अंग्रेजों से नॉन वायलेंस से लड़ना है, हमें बाइकआउट करने होंगे, हमें प्रोटेस्ट करने होंगे, हमें और चीजें करनी होंगी, लेकिन अभी हमें अपने हाथ में कभी भी हथियार नहीं उठाना है। जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी, सेम आइडियोलॉजी खान अब्दुल गफ्फार खान की थी। यहां पर आप ये देख रहे होंगे इस पिक्चर में, एक इंसान को देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ये है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की भी आइडियोलॉजी बिल्कुल सेम थी, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो हिंदुस्तान के एक दूसरे छोर पर थे। जो यूनाइटेड इंडिया था, जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था, तो जो यूनाइटेड इंडिया था, यानी आज के दौर में अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनवा वगैरह का जो इलाका था, जिसको नॉर्दर्न फ्रंटियर कहा जाता है, तो ये उस इलाके के रहने वाले थे। तो इन्होंने अपने यहां एक मूवमेंट चलाया और उसमें इन्होंने लोगों को जोड़ा और लोगों से कहा कि हमें और लोगों की तरह अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं उठाने हैं, हमें नॉन वायलेंस के साथ काम करना है और अंग्रेजों को इंडिया से निकालना है। और इन्होंने अपने उस मूवमेंट का नाम रखा खुदाई खिदमतगार।
यानी कि द सर्वेंट ऑफ गॉड। इसी की वजह से, क्योंकि ये गांधी जी से इनकी आइडियोलॉजी काफी मिलती थी, तो इनको एक नाम दिया गया। वो नाम भी आप लिख लीजिए, एग्जाम में अक्सर आता है। वो नाम है फ्रंटियर गांधी। क्या है? फ्रंटियर गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि ये उसे आपके नॉर्दर्न फ्रंटियर में रहा करते थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान की बेसिकली जो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट था, सवाल उसके बारे में ये हो रहा है कि खुदाई खिदमतगार किस नाम से ज्यादा मशहूर थे। ठीक है, तो वो एक तरीके का शर्ट पहनते थे, उस शर्ट से वो बहुत मशहूर थे। सवाल ये हो रहा है वो शर्ट कैसी थी? रेड शर्ट, ब्लू शर्ट, येलो शर्ट या व्हाइट शर्ट। ओके, तो यहां पर आपका जवाब होगा वही जिस जवाब में मैंने घेरा लगाया है खान अब्दुल गफ्फार खान के चारों तरफ, और वो है आपका ऑप्शन ए, यानी कि रेड शर्ट। रेड शर्ट से इनको जाना जाता था, और उस वक्त इनको उर्दू में लाल रुमाली कहा जाता था। यानी कि ये लोग जो थे, इनको कहा जाता था कि ये लोग लाल रुमाल पहनकर चलते हैं, जिसको हमने उर्दू में रेड शर्ट का नाम दिया है। तो खुदाई खिदमतगार किस नाम से जाने जाते थे? जो थे रेड शर्ट के नाम से। खुदाई खिदमतगार, ये भी सवाल बन सकता है, खुदाई खिदमतगार मूवमेंट किसने शुरू किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, खान अब्दुल गफ्फार खान। इनका दूसरा नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये भी गांधी जी की तरह नॉन वायलेंस में बिलीव रखा करते थे, और इनकी मूवमेंट को रेड शर्ट के नाम से जाना जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाइंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विंड इंस्ट्रूमेंट। ओके, यानी कि हवा से चलने वाला इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कौन सा ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो हवा से चलता है, या यहां यानी कि जिसको चलाने के लिए, जिसको ऑपरेट करने के लिए हवा की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है? यहां सवाल ये हो रहा है। आपके पास चार ऑप्शन है, वायलिन, सितार, वीणा एंड फ्लूट। ओके, तो अगर आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की थोड़ी जानकारी होगी तो आप आराम से हल्का सा कॉमन सेंस लगाकर ये बात समझ जाओगे कि यहां पर विंड इंस्ट्रूमेंट कौन हो सकता है। विंड इंस्ट्रूमेंट का मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हवा से चलता है। तो जो वायलिन होता है वो तो बेसिकली तार से चलता है, तो वो तो मतलब नहीं हो सकता, उसकी एक स्टिक होती है और वो उससे चलता है, तो उसमें तो हवा का अमल दखल नहीं है। सितार भी जो होता है वो आपके तार छेड़े जाते हैं उसमें। वीणा जो होता है उसका भी सीन है, लेकिन जो फ्लूट है ये हवा से चलती है। बांसुरी, बांसुरी आपने देखी है ना, तो बांसुरी में क्या होता है, कई छोटे छोटे होल होते हैं। तो जो बांसुरी बजाता है वो एक तरफ अपना मुंह रखता है, फूंक मारता है, और वो जो फ्लूट होते हैं बीच में जो होल होते हैं उन पर अपनी अपनी उंगलियां हटाता है और लगाता है, हटाता है और लगाता है। तो उसकी वजह से बार बार उंगलियां हटाने और लगाने की वजह से हवा जो होती है वो एक अलग शेप में निकलती है। उसकी वजह से क्या होता है, एक साउंड क्रिएट होता है जो बहुत अच्छा लगता है कानों को, उसको हम कहते हैं बांसुरी। तो उसमें चूंकि हवा का काफी अमल दखल है उसको बजाने में, उसको ऑपरेट करने में, इसलिए हमारा ऑप्शन डी यानी कि फ्लूट जो होगा वो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा इस सवाल के जवाब में। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन एवर। ओके, ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इट क्रिएट्स अ क्वाइट कंफ्यूजन। ओके, बिकॉज आई मीन देयर आर सम मेंबर्स हु आर परमानेंट मेंबर ऑफ दिस सिक्योरिटी काउंसिल, बट देयर आर सम हु आर नॉट परमानेंट, दे आर टेम्परेरी मेंबर। ओके, तो क्या है कि 5 मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, उसके अलावा कुछ 5 और है जो क्या है, परमानेंट नहीं है बल्कि वो टेम्परेरी है। तो सवाल इसमें कई तरीके से बन सकता है। सवाल ऐसे बन सकता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कितने हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के ओवरऑल मेंबर कितने हैं, कौन से और जो होगा 5 या 6 कंट्रीज का वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा इसमें सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन है। यह भी पूछा जा सकता है सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर कौन नहीं है। तो आपको यह बात याद रखना जरूरी है पहले तो कि सिक्योरिटी काउंसिल बेसिकली क्या है, इसके मेंबर कौन है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है आपकी, वो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। यूनाइटेड नेशन के हमने कई बार आपने पढ़ा होगा, यूनाइटेड नेशन के बेसिकली 5 ऑर्गन है। तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है ये भी एक ऑर्गन है, और इसमें 5 कंट्रीज हैं जो इसकी परमानेंट मेंबर है। 5 कंट्रीज, जब ये बना था उसके बाद से ही वो इसकी परमानेंट मेंबर है। कौन कौन है वो 5 कंट्रीज? यूएसए,
रशिया, चाइना, ब्रिटेन और फ्रांस। ये है आपकी इसकी 5 परमानेंट मेंबर। इसको लिख भी सकते हैं वीडियो को पॉज करके अगर चाहे तो ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो नॉन परमानेंट हैं। तो मतलब ये जो है ये कभी नहीं बदलते। इसके अलावा ये होता है कि हर 2 साल में 5 कंट्रीज मेंबर बन जाती है, बट वो क्या है कि जो होती है परमानेंट नहीं होती। तो अच्छा, सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर होने का क्या मतलब होता है? कभी आप हो सकता है कि आप सोचे कि हाँ भाई, क्या क्या इन लोगों को वेटेज मिल जाती है, क्या फायदा है कि ये लोग सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है? कभी कभी सोच सकते हैं, ये बात बहुत नेचुरल है। तो देखिए, ऐसा होता है कि सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं इनको ना यूनाइटेड नेशन में एक खास पावर दी जाती है, इसको वीटो पावर कहते हैं। अगर यूनाइटेड नेशन में कोई भी बिल लाया जा रहा है, कोई भी एक रेजोल्यूशन या बिल लाया जा रहा है, तो सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर होते हैं उनके पास ये हक है कि अगर उन्हें लगता है कि ये बिल जो है वो उनके खिलाफ जा रहा है तो वो वीटो पावर का यूज करके उस पूरे बिल को खत्म कर सकते हैं। भले से पूरी दुनिया की सारी कंट्रीज एक तरफ, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर ने अगर एक बार वीटो पावर का यूज कर दिया और कह दिया कि मैं इसे रिजेक्ट करता हूं, तो समझ लीजिए कि फिर पूरी दुनिया भले से उसके सपोर्ट में रहे, यूनाइटेड नेशन में वो बिल पास नहीं हो सकता। ये सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर होने का फायदा है। तो ये 5 कंट्रीज जो मैंने लिखवाई, ये सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर है। सवाल की तरफ लौटते हैं। सवाल यह है, सिक्योरिटी काउंसिल का इनमें से कौन ऐसा देश है जो परमानेंट मेंबर नहीं है? तो मैंने 5 कंट्रीज बताई थी। देखिए अब उन 5 कंट्रीज में से कौन सी कंट्री है जो इसमें इंक्लूड नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आपने सोचा, जर्मनी। ऑप्शन ए, जर्मनी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है, इसलिए यहां पर हमारे सवाल का जवाब ऑप्शन ए यानी कि जर्मनी रहेगा। ठीक है, यानी जर्मनी जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर नहीं है। बाकी फ्रांस, चाइना और यूएसए सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है समझ आ गया। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर कौन है वो भी लिखवा दिया। सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर होने का क्या फायदा है ये भी बता दिया। ठीक है, ऐसे ही हल्का हल्का डेप्थ में सबको देखते रहेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन सॉल्व होते चले। आगे चलते हैं। सवाल है, द फर्स्ट कॉपीराइट एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। कौन से साल में इंडिया का पहला कॉपीराइट एक्ट जो था वो कहना चाहिए लगा था? कॉपीराइट क्या होता है? बहुत से हमारे यंग एस्पिरेंट्स जो सोशल मीडिया वगैरह पर काफी एक्टिव रहते हैं उनको कॉपीराइट अच्छे से पता होगा। यूट्यूब वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे एक्टिव होते हैं। तो कॉपीराइट क्या होता है? तो बेसिकली पुराने जमाने में ये मान लीजिए कि ऐसा हुआ, आज से 70-100 साल पहले लोगों ने सोचा कि मान लीजिए मैंने किसी टॉपिक पे कोई किताब लिखी है, ओके, मैंने वो किताब लिख दी। अब कहीं किसी और बंदे ने मेरी किताब ली, उस किताब को चुराया, मेरी जगह हटाकर अपना नाम डाल दिया और उसको पब्लिश कर दिया अपने नाम से बिना मेहनत के। ओके, अगर ऐसा आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। तो जिस तरीके से हमारे घर को कोई अपना घर नहीं बता सकता, बिल्कुल इसी तरीके से हमारी लिखी हुई किताब को कोई अपनी किताब नहीं बना सकता, हमारी बनाई हुई वीडियो को कोई अपनी वीडियो नहीं बता सकता। समझ आ रहा है? इसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जिस तरीके से आपका घर आपका प्रॉपर्टी होता है, बिल्कुल इसी तरीके से आपकी लिखी हुई किताब आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी बनाई हुई वीडियो आपकी प्रॉपर्टी है। अगर कोई आपकी किताब अपने नाम से छापेगा तो ये ऐसा ही है जैसे कोई आपके घर के फर्जी कागज अपने नाम से बनवा के उनको कह दे कि ये घर मेरा है, तो घर उनका तो हो नहीं जाएगा। ऐसे ही वो किताब उनकी नहीं हो जाएगी। लेकिन लोगों ने सोचा कि इस तरीके से होता है और बहुत चोरियां होती हैं, तो क्यों ना एक लॉ बना दिया जाए जिससे जो स्कॉलर्स हैं और राइटर्स हैं उनका फायदा हो, उनकी लिखी हुई बुक को कोई चोरी ना कर पाए। और हमारे आज के जमाने में डिजिटल एरा में जो क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी बनाई हुई वीडियोस को कोई चोरी ना कर पाए। तो ये कॉपीराइट यहां पर भी आ गया। तो पहला कॉपीराइट पूछ रहे हैं इंडिया में कब आया था? तो कॉपीराइट समझ आ गया आराम से, कॉपीराइट क्या होता है? तो कॉपीराइट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो कॉपीराइट हमारा जो है, पहला कॉपीराइट एक्ट इंडिया में कब इनेक्ट हुआ था? तो इस सवाल का बिल्कुल आसान जवाब है और वो ये है कि पहला कॉपीराइट इंडिया में आया था 1957 में। कब आया था? 1957 में। यह शुरू हुआ था 1911 में। इस बात को याद रखिएगा, तो यहां कंफ्यूजन आपको हो सकता है। इनेक्टेड, इस पर फोकस करिए। शुरू कब हुआ था? 1911 में। ठीक है, और 1957 में ये इनेक्ट हुआ। ये बात याद रखने की है। ओके, तो कॉपीराइट समझ आ गया क्या होता है? हाँ, बिल्कुल इसी तरीके से 1957 इसका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं।
सवाल है द कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, कोनीमारा पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर बनी हुई है? So it is one of the most important, one of the we can say most very historical library of India. इसका बहुत ज्यादा historical importance है। 1896 में ये लाइब्रेरी बनाई गई थी, लगभग 127 से 28 साल हो चुके हैं इस लाइब्रेरी को आज। तो ये कोनीमारा नाम की एक लाइब्रेरी है। सवाल ये कह रहे हैं कोनीमारा लाइब्रेरी कहां पर है। अब जाहिर है हम इतने टाइम बीलिब के स्टूडेंट को एड्रेस कर रहे हैं, तो एज अ बीलिब एस्पिरेंट आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मैं लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहा हूं तो मैं इंडिया की या वर्ल्ड की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनके बारे में पढ़ूं, उनके फीचर्स पढ़ूं। ओके, तो यहां पर सवाल है कोनीमारा लाइब्रेरी कहां लोकेटेड है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। ओके, तो कोनीमारा लाइब्रेरी जो लोकेटेड है वो ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई में है। न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और ऑप्शन डी यानी कि चेन्नई। तो यहां पर हमारा ऑप्शन डी जो चेन्नई है वो करेक्ट आंसर है। अब कोनीमारा लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा जानते हैं डेप्थ में। तो जो आपकी ये लाइब्रेरी है या फोटो आप जो देख रहे हैं वो लाइब्रेरी का इंटरनल है, देखिए कितनी खूबसूरत है। तो बिल्कुल इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल एक ब्रिटिश स्टाइल का है। तो ये 1896 में ही बनी थी, ब्रिटिश एरा की ही बात है जब इसको बनाया गया था। तो ये इंडिया की 4 ऐसी लाइब्रेरियों में से एक है जहां पर इंडिया का हर न्यूज़पेपर, हर मैगजीन पहुंचती है। समझ रहे हैं? हर पब्लिशर के लिए यह जरूरी है कि वो कम से कम अपने न्यूज़पेपर की और अपनी मैगजीन की लगभग एक कॉपी तो कोनीमारा लाइब्रेरी में पहुंचाए। इतनी ज्यादा आप सोचिए कितनी वेटेज होगी। अब तक इंडिया में जब से ये बनी है जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश हुए, जितनी भी मैगजीन पब्लिश हुई, वो सारी की सारी न्यूज़पेपर और मैगजीन आपको इस लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। अब सोच लीजिए एक तरीके से इस लाइब्रेरी के अंदर सदियों पुराना खजाना रखा हुआ है। 127 साल का पूरा इतिहास लफ्ज ब लफ्ज पूरा डिटेल में इस लाइब्रेरी के पास मौजूद है। ओके, तो एज अ बीलिब एस्पिरेंट आपको यह बात याद रखना जरूरी है कि लाइब्रेरी कोनीमारा लाइब्रेरी कहां पर है, इससे क्या फीचर है। ये जो हमने फोटो लगाया है ये फोटो भी देख लीजिए, विजुलाइज करने में आसानी होगी। कहां पर है ये? चेन्नई में। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल है द खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर मौजूद है? ओके, तो खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में अक्सर लोगों को पता है बट फिर भी हम इसको थोड़ा डिटेल में आज बताएंगे। खुदा बख्श लाइब्रेरी ये जो है ये बेसिकली बिहार के पटना में है। तो ऑप्शन सी आपका तो सही हो जाएगा। तो बेसिकली बिहार के पटना में ये खुदा बख्श लाइब्रेरी, इस बात को लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन खुदा बख्श लाइब्रेरी के बारे में कोई बहुत अच्छी बात है आपको बताता हूं। खुदा बख्श लाइब्रेरी जो है ये भी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंफ्लुएंशियल लाइब्रेरी है। पूरी दुनिया से यहां पर रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस, स्कॉलर्स, राइटर्स आते हैं अपनी किताबों को लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पर इतने वास्ट नंबर्स में जो है मटेरियल मौजूद है। बहुत ज्यादा किताबें यहां मौजूद है। ये समझ लीजिए लगभग पर्शियन यानी कि फारसी और अरेबिक यानी अरबिक और पर्शियन के 24,000 मैन्युस्क्रिप्ट्स इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। कितने? 24,000। अब सोच सकते हैं कि इस लाइब्रेरी का कितना ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस होगा। ये उस लाइब्रेरी का गेट है जिसकी फोटो हमने लगाई है। जवाब मैंने पहले ही बता दिया, कहां मौजूद है ये लाइब्रेरी? पटना में। ठीक है, इसी तरीके से सवाल एक और आ सकता है। अब यहां से आपको एक पैटर्न मिल गया कि बीलिप के एग्जाम में जो है लाइब्रेरीज के बारे में सवाल बन रहा है, इंडिया की इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के बारे में सवाल बन रहा है। तो इस तरीके से आप इंडिया की इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी कुछ देख लेंगे, कुछ वर्ल्ड की इंपॉर्टेंस लाइब्रेरी देख लेंगे। जैसे कि आपने खुदा बख्श लाइब्रेरी देखी, ओके, कोनीमारा लाइब्रेरी देखी। इसके अलावा एक और लाइब्रेरी है जो आपको देखना जरूरी है। वो कौन सी लाइब्रेरी है? मुझे लगता है कुछ लोगों के जहन में आ भी गया होगा मैं कौन सी लाइब्रेरी की बात कर रहा हूं। तो वो लाइब्रेरी आपकी है रजा लाइब्रेरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं उनको देख सकते हैं। तो रजा लाइब्रेरी कहां पर है? अक्सर को पता है रजा लाइब्रेरी कहां है। वेस्ट यूपी के रामपुर में लोकेटेड है रजा लाइब्रेरी, और ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल है। इसमें भी अ वास्ट नंबर ऑफ मटेरियल आज भी मौजूद है। ठीक है, तो यहां से ये पैटर्न नोटिस करिए। पैटर्न नोटिस करेंगे तो प्रीवियस ईयर सॉल्व होने के साथ साथ ही जो आने वाले साल में जो बनेगा वो भी सॉल्व हो सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है विच ईयर वॉज प्रोक्लेम्ड एज इंटरनेशनल बुक ईयर बाय द यूनेस्को। क्या? इंटरनेशनल बुक ईयर। ऐसा कौन सा साल था जिसको यूनेस्को ने इंटरनेशनल
बुक ईयर डिक्लेयर किया था, यानी कि किताबों का साल? सबसे पहले आप सोचेंगे यूनेस्को कौन है ना? तो जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा था सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, यूनाइटेड नेशन का जो एक ऑर्गन था, इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन की ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को। क्या है इसका नाम? यूनेस्को। इसकी शॉर्ट फॉर्म है, पूरी फुल फॉर्म इसकी क्या है देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक, सॉरी, यहां पर जो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक और उसके आगे आपका आएगा कल्चरल, जो सी है यहां पर वो कल्चरल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या आएगा? कल्चरल, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो है आपका यूनेस्को, इसने डिक्लेयर किया था कौन से साल को? यहां पर ये सवाल बन रहा है, इंटरनेशनल बुक ईयर यानी किताबों का साल। यहां पर 1970, 1971, 72 एंड 73, तो यहां पर आपका सवाल बन रहा है, इसका जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 1972। ठीक है, 1972 वो साल था जिसको यूनाइटेड नेशन यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने इसको डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल बुक ईयर। तो अब आपने देखा इतना लंबा चौड़ा इसका नाम है, इसमें सब आ जाता है, आपका एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल, तो सब आ जाता है। ठीक है, इसके ये जो है यूनाइटेड नेशन का ये ऑर्गन जो है बेसिकली एकेडमिक्स पे काम करता है कि साइंटिफिक क्या डेवलपमेंट हो रहा है दुनिया में, उस पर नजर रखता है कि एजुकेशनल डेवलपमेंट है, ये सब इस पे इसका ये काम है यूनेस्को का। सही है, बहुत सारी हिस्टोरिकल मतलब कि जो है साइट्स वगैरह भी देखता है ये। तो 1972 वो साल था जिसको इसने जो था इंटरनेशनल बुक ईयर डिक्लेयर किया था। वो इसलिए किया था कि दुनिया भर का एक दुनिया को जो है हम एक मौका दे दे कि वो किताबों की तरफ आए। ठीक है, किताबों से खुद को जोड़े, खुद को नॉलेज से जोड़े, ये इनका बेसिकली एक मोटिव था, ये मोटिव जो इन्होंने डिक्लेयर किया था। आगे चलते हैं, सवाल है ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन, यानी कि दुनिया के कौन से देश में लाइब्रेरीज का ऑटोमेशन स्टार्ट हुआ था? तो एज अ बी लिव स्टूडेंट आपको लाइब्रेरी के एवोल्यूशन पे भी फोकस करनी है। लाइब्रेरीज कब शुरू हुई, क्या हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है, क्या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट लाइब्रेरी की दुनिया में आए, तो यहां सवाल हो रहा है ऑटोमेशन का। तो पहले तो मैं आपको जवाब से पहले सवाल ही समझा देता हूं, ऑटोमेशन क्या होता है। तो देखिए ऐसा होता है कि जब आप किसी भी लाइब्रेरी में जाते हैं, अगर आप किसी लाइब्रेरी में जाएंगे तो हर लाइब्रेरी के पास किताबों को ढूंढने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब हजारों लाइब्रेरी में किताबें होती हैं, लाइब्रेरियन को भी नहीं पता कौन सी किताब कहां रखी है, किसी को नहीं पता होता है, बिकॉज हजारों किताबें होती हैं, नहीं किसी को नहीं पता, आपको भी नहीं पता। तो वहां पर क्या होता है, आपने देखा होगा कैटलॉग बनाते हैं। ठीक है, अगर आप आज से पुरानी लाइब्रेरी में जाएंगे जहां पुराने कैटलॉग होते हैं, तो आप वहां जाएंगे तो आपको एक दराज मिलेगा, एक ड्रॉर तरीके से, वहां से आप खोलेंगे, उसमें कार्ड रखे होते हैं, उस कार्ड में बेसिकली किताबों का नाम और उनकी लोकेशन लिखी होती है। आप उस लोकेशन पर जाओगे, आपको किताब मिल जाएगी। लेकिन इस काम के लिए क्या है, बहुत सारे स्टाफ की जरूरत पड़ती थी, है ना। अब वो एक तो अगर मान लीजिए किताबें हजारों में हैं, तो सबका लिखना कार्ड पे, ठीक है, फिर जाकर के देना, बहुत सारा एक स्टाफ रिक्वायर होता था इसमें। तो इस स्टाफ को खत्म करने के लिए क्या हुआ था, ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट लाया गया, लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाया गया। ठीक है, वो ऑटोमेटिक कैसे बनाया गया कि लाइब्रेरी की किताबों का सारा डेटा, उनकी लोकेशन वगैरह वगैरह सब जो थी वो कंप्यूटर में क्या कर दी गई, सेव कर दी गई। अब लोग लाइब्रेरी में जाते हैं, कंप्यूटर खोलते हैं, लाइब्रेरी की लोकेशन देखते हैं किताब की, जाते हैं किताब निकाल लाते हैं। ऐसे आपने देखा होगा बहुत जगह होता है। ओके, आपका बी लेब में एडमिशन हो जाएगा, आप एएमयू में आओगे तो आप एएमयू में भी मौलाना आजाद में इसी तरीके से किताबें निकालोगे। तो मौलाना आजाद में हालांकि पुराने कैटलॉग भी हैं, आप जाना तो आप लोग देखना, और इस सवाल को आप तब और अच्छे से समझ पाओगे क्या मेरा मतलब है। तो पहले सारी लाइब्रेरीज में पुराने कैटलॉग हुआ करते थे, लेकिन 1970s में ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट आया कि लाइब्रेरी को ऑटोमेटिक बनाते हैं, बीच का जो स्टाफ है इसको खत्म कर देते हैं। अब रीडर जो है वो कंप्यूटर के थ्रू डायरेक्टली किताबों से कनेक्ट हो रहा है। तो ये सबसे पहले सवाल है कहां लाया गया, यूके, फ्रांस, जर्मनी या यूएसए? हमारा जवाब है यूएस, ऑप्शन ए, यूएसए में ये लाया गया था। कहां? ऑप्शन ए। ठीक है, इस चीज को देखिएगा, ऑप्शन ए। यूएसए की बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ
कोलंबिया, ये यूनिवर्सिटी थी जो सबसे पहले ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी का फंक्शन लेकर आई थी। यहां पर आपसे यह भी सवाल हो सकता है कि किस यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले शुरू किया था, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है ऐसे सवाल आ जाए। तो यूएसए में चूंकि ये पढ़ती है तो सबसे पहले यूएसए में आया था। यूनिवर्सिटी वाइज पूछ ले तो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया लिख दीजिएगा। ओके, ठीक, आगे चलते हैं। ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरी समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। सवाल हो रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन। इंसानों के बहुत पुराने, सबसे पुराने, अर्लीस्ट सबसे पहले के, अर्लियर और अर्लीस्ट। अर्ली मतलब पहले, अर्लियर ज्यादा पहले और अर्लीस्ट सबसे ज्यादा पहले। तो इंसानों के सबसे ज्यादा पहले वाले एंसेस्टर कौन है? एंसेस्टर का मतलब होता है हमारे ऊपर पूर्वज, पूर्वज हमारे, ओके, बाप दादा जो होते हैं ऊपर के, आपके जो पूर्वज है, आपके दादा परदादा लक्कड़ दादा, वो आपके पूर्वज हैं। तो इंसानों के सबसे पूर्वज कौन है, सबसे पुराने पूर्वज, इनके बारे में यहां बात हो रही है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो बेसिकली पहले मैं आपको, अगर आप स्कूल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, आपको एवोल्यूशन वगैरह के बारे में मैं मान के चलता हूं कि समझ में आ रहा होगा क्या होता है। फिर भी मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूं ताकि आप लॉजिकली इस सवाल को जो है पूरी तरीके से सॉल्व कर पाए। तो ऐसा था कि आज से लगभग लाखों साल पहले जो था, इंसान या कोई भी जो आज दुनिया में जितने भी क्रिएशन है वो इस तरीके से नहीं थे जैसे आज है। ओके, ये अलग अलग फॉर्म में थे। इंसान भी आज नहीं था। अगर आप 7000 साल पहले का इंसान देखोगे, कभी सर्च करना 7000 साल पहले इंसान कैसे होता था, 10,000 साल पहले कैसे होता था, तो आप देखोगे वो हमारी तरह नहीं होता था। अजीब तरीके का उसका फिजिकल स्ट्रक्चर होता था। आज के इंसान का फिजिकल स्ट्रक्चर काफी ज्यादा उन लोगों से कहना चाहिए बदला हुआ है। आपने सुन रखा होगा कि पहले के जमाने में इंसान इतने इतने लंबे हुआ करते थे, आज के जमाने में उतने लंबे नहीं होते हैं। ओके, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस आए, जानवरों में भी फिजिकल चेंजेस आए। तो इस पूरे चेंजेस को एक जो बायोलॉजी की लैंग्वेज है उसमें क्या कहा जाता है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इसको कहा जाता है, ठीक है। तो यहां पर यह था कि बहुत सारे स्पीसीज थे। अब उसमें से ये है कि कुछ स्पीसीज जानवरों के एंसेस्टर थे, उनसे कुछ जानवर बने, कुछ स्पीसीज खत्म हो गए, उनसे कुछ नहीं बना, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसे थे जिनसे इंसान बन गए। ओके, तो यहां सवाल ये हो रहा है कि वो जो स्पीसीज जो थे वो इंसानों के, जाहिर है इंसान उनसे बने हैं, तो इंसानों के जो पूर्वज हुए वो वही हुए। सवाल ये है कि इंसानों का सबसे पुराना पूर्वज कौन है? ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट पूर्वज बने। जैसे कि एक स्टेज पे आपके परदादा आपके पूर्वज है, आपके जो है लक्कड़ दादा भी आपके पूर्वज है, आपके दादा भी आपके पूर्वज है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हिस्ट्री आगे बढ़ती गई, हमारे पूर्वज जो थे वो बदलते गए। ओके, सवाल यह है कि सबसे पुराने पूर्वज कौन है? इसका जवाब आपका आंसर 1 यानी कि होमो हैबिलिस है। होमो हैबिलिस जो है, होमो हैबिलिस, ये आपके सबसे पुराने सबसे पुराने जो है मैम, तो सवाल यह है यहां पर होमो हैबिलिस जो है इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन ए। ये इंसानों के सबसे अर्लीस्ट जो है, अर्लीस्ट नोन एंसेस्टर, यानी कि जिनके बारे में हमें अब तक पता है, जो सबसे पुराने इंसानों के पूर्वज है वो ये है। इसके अलावा और भी है जो यहां पर आप देख रहे हो, होमो इरेक्टस वगैरह देख रहे हो, ऑस्ट्रालोपिथिकस देख रहे हो, ये सारे भी हैं, लेकिन ये जो है इनमें से कुछ जो है वो बात के। ओके, तो सबसे पुराने कौन है? आपके ऑप्शन ए होमो हैबिलिस है। तो यहां पर आप जो ये देख रहे हो फिलहाल जो क्या बोलते हैं पिक्चर आप हमने यहाँ पर लगाई है, तो ये पुराने जो स्पीसीज हैं कहना चाहिए पुराने जमाने के, ये उनकी ही है। तो वो जो दिखते होंगे ये लगभग हम बात कर रहे हैं 14 लाख या 24 लाख साल पहले की, तो उस जमाने के और अलग तरीके से दिखा करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहां पर दूसरा सवाल ये हो रहा है, नोमैडिक मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन विच पीरियड? ठीक है, यानी कि नोमैडिक कहते हैं उस इंसान को, आपने देखा होगा जो खाना बदोश होते हैं, जिनका कोई घर नहीं होता है। अपने आसपास आपने कुछ लोगों को देखा होगा जो मौसम के हिसाब से चले जाते हैं। अगर बहुत ठंड लगेगी तो गर्म इलाकों में चले जाएंगे, बहुत गर्मी लगेगी तो ठंडे इलाकों में रहने आ जाएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। तो पुराने जमाने में भी ये खाना बदोश लोग हुआ करते थे। तो बेसिकली इंसान बहुत साल पहले, लाखों साल पहले इंसान क्या था? खाना बदोश ही था। वो जो था सोसाइटी में जीने का तरीका उसको नहीं आता था, वो साथ में नहीं रहते थे, अलग अलग रहा करते थे। ये सोसाइटी में रहने का तरीका इंसान को बहुत बाद में आया। सवाल ये हो रहा है यहाँ पर कि जब इंसान खाना बदोश था
तब उसने जब रहना शुरू किया, सेटल होना शुरू किया, एक जगह पर समाज में रहना शुरू किया, तब वो कौन सा हिस्टोरिकल एरा था, हिस्ट्री के कौन से एरा में, हिस्ट्री के कौन से दौर में, कौन से ऐतिहासिक दौर में इंसान जो था उसने सेटल होना शुरू किया था, समाज में रहना शुरू किया था। इसके आपके पास चार ऑप्शन है, मेसोलिथिक, पैलियोलिथिक, न्यूलिथिक या नन ऑफ दीज, या तो ये तीन या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका जो जवाब है वो आपका आंसर बी है, यानी कि पैलियोलिथिक। ये बात कर रहा हूं मैं लगभग 1 लाख साल पहले की, आज से 1 लाख साल पहले की। तब इंसान ने जो था सोसाइटी में सेटल होना, साथ में रहना जो था वो शुरू किया। तब छोटे छोटे आपके गांव वगैरह बनना शुरू हुए, गांवों से शहर बनना शुरू हुए, शहर से साम्राज्य, किंगडम बने। इस तरीके से ये सारी कहानी जो थी वो चल पड़ी। अच्छा, मैं ये जो सब ये पढ़ा रहा हूं, आप जो ये सब सुन रहे हैं, तो इसका अगर आपको, अगर आप ये लोग लिख रहे हैं तो अगर आप चाहें तो इसको ना लिखें, ये बेसिकली हम पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप इसकी पीडीएफ भी बहुत आराम से मिल जाएगी आपको। ठीक है, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है आपको वहां पर मिल जाएगी। आगे चलते हैं। सवाल ये है, हु एक्टेड इन द मूवी अबाउट फ्रीडम फाइटर मंगल पांडे। मंगल पांडे के बारे में जो मूवी बनी थी उसमें किसने एक्टिंग की थी? तो मंगल पांडे के बारे में आप जानते होंगे, 1857 का जो बगावत थी, या जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है, उसमें मंगल पांडे का काफी अहम रोल था। तो यहां सवाल यह है कि मंगल पांडे की जो ऊपर जो मूवी बनी थी उसमें किसने मंगल पांडे का किरदार निभाया था, किसने मंगल पांडे की एक्टिंग की थी? शाहरुख खान, यश चोपड़ा, आमिर खान या राजकुमार हिरानी? यहां यश चोपड़ा और राजकुमार हिरानी तो ऐसे ही चले गए क्योंकि ये एक्टर ही नहीं थे। ठीक है, ये कहते हैं ये डायरेक्टर थे, तो यश चोपड़ा और राजकुमार हिरानी तो नहीं बन सकते, कोई और ही था। शाहरुख खान थे या आमिर खान थे? यहां पर आपका जो असल आंसर है वो है आमिर खान। आमिर खान ने जो थे उन्होंने मंगल पांडे का किरदार निभाया था, उनकी एक्टिंग की थी अपनी मूवी में। सही है, इसमें डेप्थ में जाने की खास जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आगे आते हैं, दूसरा वाला सवाल भी ऐसा है, आई एम नो मसीहा इज अ मेमोयर रिटन बाय इंडियन एक्टर एंड सोशल वर्कर। ठीक है, कौन से ऐसे इंडियन एक्टर और सोशल वर्कर थे जिन्होंने आई एम नो मसीहा किताब लिखी थी? यहां पर यह सवाल हो रहा है। अब देखिए, आपको पता होगा यहां पर सवाल में आपको हिंट दिया गया है, अगर आपको ये हिंट पकड़ में आ रहा है तो आप पकड़ सकते हो। इंडियन एक्टर के साथ साथ सोशल वर्कर भी लिख दिया गया। क्या लिख दिया गया? सोशल वर्कर। आपके सामने चार ऑप्शन खुले हैं, सोनू सूद, रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह। अगर आप खुद बताइए, अपने जहन को थोड़ा लगाइए, आपने इसमें से किसको सोशल वर्क करते हुए देखा है? ठीक है, एग्जामिनर आपके लिए और आसानी कर रहा है, आपको हिंट दे रहा है। यहां पर आपने किसको सोशल वर्क करते हुए देखा, आप खुद समझ जाओगे। तो कोरोना काल में दुनिया जानती है कि सोनू सूद ने जो था बहुत अच्छा काम किया था। सोनू सूद ने बहुत बड़ा काम किया था। जो मरीज थे उनको दवाएं दिलवाई थी, बहुत से मरीजों को ऑपरेशन कराया था, लोग जो फंसे हुए थे उनको उनके घर पहुंचाया था। कितना बड़ा एक ब्लंडर खड़ा हो गया था, लोग अपने घरों पे नहीं जा पा रहे थे लॉकडाउन की वजह से। तो सोनू सूद ने करोड़ों रुपए जो था लगा करके, बल्कि उसको कहते हैं कि मैंने करोड़ों रुपए का कर्जा भी लिया था, करोड़ों रुपए लगा करके लोगों को जो था सहूलतें प्रोवाइड कराई थी, खाना प्रोवाइड कराया था। बाद में भी उन्होंने कई लोगों को जो था किसी की दुकान खुलवा दी, किसी का बिजनेस चलवा दी, ये सारे काम किए थे। तो लोग उनको मसीहा के नाम से जानने लगे। तो उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने एक मेमोयर लिखा था, यानी कि अपनी याददाश्त लिखी थी इस काम के बारे में, और उसमें उन्होंने इसका टाइटल दिया आई एम नो मसीहा। मैं कोई मसीहा नहीं हूं, ठीक है, मैं एक छोटा सा सोशल वर्कर हूं, उनका ये कहना था। तो यहां पर सोनू सूद जो है इसके राइट आंसर होंगे। रणबीर कपूर, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह जो है इनका सोशल वर्क में सोनू सूद जैसा काम तो नहीं है। इसकी वजह से जब सोशल वर्क यहां पर ऐड हो गया, सोशल वर्कर, तो सोनू सूद ही यहां पर आंसर होंगे। अगला सवाल है, हु इज ऑथर ऑफ द बुक द डिवाइन कॉमेडी। द डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है, यहां पर यह सवाल हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा एग्जामिनर जो है लिटरेचर की तरफ भी लाना चाहते हैं कि एग्जामिनर जो हमारा एस्पिरेंट है वो थोड़ा लिटरेचर भी पढ़े। तो डिवाइन कॉमेडी के बारे में यहां पूछा गया है कि कौन से ऑथर ने डिवाइन कॉमेडी लिखी है। तो डिवाइन कॉमेडी एक किताब है जिसमें बेसिकली इस बारे में बात की गई है कि जब इंसान मर के उठेंगे, बहुत से रिलीजन इस बारे में बात करते हैं कि जिंदा रहने के, जब इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद वो उठता है, वहां पर उसका जो है अच्छे बुरे हिसाब के जो होंगे काम होंगे, उनका हिसाब किताब दिया होगा। फिर उसको हेवन या हेल या जन्नत या दोजख या मतलब कि जो है नर्क वगैरह में उसको भेजा जाएगा। तो ऐसे कई सारे रिलीजन, कई सारे लोगों का मानना ऐसा है, रिलीजन ये बात करते हैं। यहां पर बेसिकली उसी के बारे में एक किताब लिखी गई जिसमें द डिवाइन कॉमेडी, जिस किताब का नाम दिया गया। ओके, डिवाइन कॉमेडी
इस नाम से समझ में आ रहा है कि कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड जा रहा है, कुछ तो है जो इस दुनिया की नहीं है, डिविनिटी की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है। तो ये इसका जो था ऑथर थे वो डेंट थे। डेंट ने ये किताब लिखी थी द डिवाइन कॉमेडी, और इसमें उन्होंने किसके बारे में बात की थी? इंसानों के या इस दुनिया से उठकर दूसरी दुनिया के जाने के बारे में बात की थी। जब दूसरी दुनिया में पहुंचेंगे तो उनके साथ क्या क्या होगा उसके बारे में उन्होंने एक किताब लिखी। सवाल अगला है, द फर्स्ट ओपियम वॉर 1839 to 1842 वाज फॉट बिटवीन, यानी कि पहली ओपियम वॉर किन किन लोगों के, किन किन देशों के बीच लड़ी गई। तो ओपियम के से ही समझ में आ रहा होगा कि ये कुछ नशे वाली चीज थी जिसके बारे में ये जंग हुई। ओपियम तो सब जानते हैं क्या होता है, ठीक है, नशे की चीज होती है जिससे नशा करते हैं। तो ऐसा हुआ था कि ग्रेट ब्रिटेन जो था, यानी कि हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, तो ये जब ये जंग हुई थी 1839 टू 1842, इस जमाने तक इनका इंडिया पे पूरी तरीके से मतलब ये होल्ड हो चुका था। आसपास के कई जो मतलब साउथ एशिया या साउथ ईस्ट एशिया में इन्होंने जीत रखे थे। आपका सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, और जगहों पे इनका राज था। तो बेसिकली क्या था, इनके जहाज जो थे वो ब्रिटेन से आते थे यहाँ पर, यहाँ से ब्रिटेन जाते थे, ठीक है। कई सारे ऐसी चीजें थी जो यहाँ से जाती थी ब्रिटेन, तो वहां पर ये लोग क्या करते थे, यहां से सही सस्ते दामों में खरीदते थे, वहां जाकर महंगे दामों में मार्केट में बेचा करते थे। तो हुआ ये था कि इनके जहाज जा रहे थे जिसमें ओपियम लदी थी, ठीक है। ओपियम यानी कि वो नशे की जो चीज होती है वो लदी हुई थी इनकी। अब ये होता है कि चाइना जो होता है वो इनके जहाजों को रोक लेता है। ये बात है 1839 की, 1839 की। अब उसके बाद एक जंग शुरू हो जाती है ब्रिटेन और चाइना के बीच में, उसको हम कहते हैं फर्स्ट ओपियम वॉर। उसके बाद एक और सेकंड ओपियम वॉर भी हुई थी। यहां पर सवाल है फर्स्ट ओपियम वॉर किस किस के बीच में हुई थी। तो मैंने पहले ही बता दिया कि चाइना ने जहाज रोका था, तो जाहिर है ब्रिटेन का जहाज है, चाइना ने रोका है, तो जंग फ्रांस और रशिया के बीच में तो होगी नहीं। जंग किसके बीच में होगी? चाइना और ब्रिटेन के बीच में। तो पहली ओपियम वॉर जो 1839 से 1842 तक लड़ी गई थी वो चाइना और ब्रिटेन के बीच में हुई थी। और इस जंग में ब्रिटेन जो था, एक जाहिर है एक बड़ी एम्पायर था, बड़ा मिलिट्री पावर था, तो उसने चाइना को हरा दिया था। ओके, फिर इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ 1842 में चाइना ने अपनी हार मानी, और उसके साथ ही कई सारे एशिया में पोर्ट थे जहां पर बंदरगाहें जिन्हें हम कहते हैं, वहां पर ब्रिटेन के जहाजों को आने जाने की परमिशन दे दी गई। ओके, ये जंग इस तरीके से लड़ी गई थी। ये बेसिकली एक विजुअल है उसी जंग का, ओपियम वॉर का। ये दिख रहा है कि समुद्र में जहाजों के बीच में जंग हो रही है। ये एक बेसिकली एक नेवल वॉर है, जिसको कहना चाहिए नेवी लड़ रही है, हमारी जो थल सेना होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल है, द टू मेजर अकम्पलिशमेंट ऑफ 1944 ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस वर द क्रिएशन ऑफ, यानी कि एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में जिसको कहा जाता है ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस। सवाल यह है कि उस कॉन्फ्रेंस में कुछ फैसले लिए गए थे जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मशहूर है। सवाल यहां पर यह हो रहा है कि वो कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, वो कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो कॉन्फ्रेंस बहुत ज्यादा फेमस हुई। तो दिस कॉन्फ्रेंस इज वाइडली नोन फॉर द क्रिएशन ऑफ, यानी कि किन चीजों को बनाने की वजह से ये कॉन्फ्रेंस ज्यादा जानी जाती है। तो ये देख रहे हैं एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक मीटिंग टाइप यहां पर हम देख रहे हैं यहां पर। ओके, तो 44 में एक मीटिंग हुई जहां पर यह डिसाइड हुआ कि पूरी दुनिया में एक फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। पूरी दुनिया में ऐसी बॉडी बनाई जानी चाहिए जो पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को मतलब मॉनिटर करें, ऑब्जर्व करें, उनको कंट्रोल करें, है ना, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह में, करेंसी वगैरह में आसानी हो। इसलिए इन्होंने जो था एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में जो था यहां पर यह डिसाइड हुआ कि उस मीटिंग में जो था दो चीजें बनेंगी, और आगे जाकर के ये कॉन्फ्रेंस उन्हीं की वजह से बहुत ज्यादा फेमस हुई। और वो दो चीजें हमारी थी IMF एंड वर्ल्ड बैंक। क्या क्या था? IMF एंड वर्ल्ड बैंक, IMF और वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक। ये इस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको बनाने का फैसला किया गया। तो बेसिकली आज ये इनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। दुनिया के कई देशों को, कई कंपनीज को ये लोग कर्जा देते हैं। कई छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं जिनको अपने यहाँ काम कराना होता है, तो वो IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेते हैं। तो वो वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो था वो इन्हीं के जरिए बनाया गया, इसी कॉन्फ्रेंस के जरिए। ओके, तो ये था आपका बी लिप का प्रीवियस ईयर्स का हिस्ट्री का पूरा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन जिनको मैंने यहां सॉल्व कराया। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है
तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और अगर आपको यहां मैंने जो भी पढ़ाया है उसको अगर आपको डॉक्यूमेंटेड चाहिए, पीडीएफ अगर उसकी चाहिए, तो वीडियो जो आप देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर लिंक होगी, उसके जरिए आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।